तो ये वीडियो मज़ेदार रहने वाली है किसी फ्रेशर के लिए, स्टूडेंट और सिविल इंजीनियर के लिए। आज सीखोगे क्या क्या इसमें। जो बार बेंडिंग स्केड्यूल रहता है, चेयर के बारे में सबने सुना ही होगा। चेयर का बीबीएस हम आपको सिखाएंगे कैसे करना है, और साथ में आप सीखोगे कुछ बेसिक टिप्स। हम साइट पे आपको ले जाएंगे, कुछ 3 से 4 चीज़ें दिखाऊंगा, मैं स्लैब की दिखाऊंगा, और फिर हम बात करने वाले हैं कि आपको क्या क्या स्किल चाहिए। मतलब आपको जॉब अगर चाहिए तो ये स्किल मस्ट आपके पास होंगे, क्योंकि किसी भी इंटरव्यू में बैठोगे ये चीज़ें पूछी जाती हैं। और अगर ये चीज़ें आपको आती होंगी तो आपको कोई नहीं रोक सकता है कि आपको जॉब नहीं मिले। तो मज़ेदार वीडियो होने वाली है, तो मेरे ख्याल में आपको ज़रूर कंप्लीट देखनी चाहिए। तो शुरू करते हैं। किसका बीवीएस से शुरू करेंगे। चेयर का जो बार बेंडिंग स्केड्यूल, कटिंग लेंथ, उसकी दिखाऊंगा। दिक्कत आती है बच्चों को साइड पे, वो दिखाऊंगा। फिर साइड पे चलेंगे, हम थोड़ा प्रैक्टिकल सीखेंगे। फिर मैं आपको टिप्स देने वाला हूँ। एक आपको जॉब चाहिए तो वो टिप्स ज़रूर सुनना कि कैसे आपको जॉब मिलेगी। तो अभी मैं शुरू करता हूँ, लेकिन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। मेनली होती है, मतलब जो अपनी 2 टॉप जाली होगी रीइंफोर्समेंट के ऊपर भी एक मैश होगा और नीचे भी, उसके बीच में हम गोड को पोजीशन में रखने के लिए हम चेयर यूज करते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ देख रहे हो मेरे वहां साइड पे अभी वर्क चल रहा है, तो वहां एक मैश है ऐसे। ये मेरा 16 mm का बार है और ये मेरा 12 mm का बार है। ये ऊपर जाली आ गई, ये ऐसी मैश बनेगी। ठीक है, ये बन गई फुटिंग, मतलब फुटिंग मेरी फुटिंग की मैश है ये। और नीचे हमारा है ये 12 mm का बार है और ये 16। तो मतलब इसको दोनों को पोजीशन में रखने के लिए इधर मेरा एक ऐसे बैंड है दोनों तरफ। इन दोनों को पोजीशन में रखने के लिए हम क्या करते हैं, चेयर यूज। तो इधर मैंने चेयर बनाई है ऐसे। तो इसकी मतलब कटिंग लेंथ कैसे निकालेंगे, चेयर बनती कैसे है, इसकी मैंने आगे एक वीडियो अटैच किया, वो आपको मैं आज पूरा दिखाऊंगा। ठीक है, ये आगे मेरी एयर मैश, मतलब ये 16 का बार है, 12 का, ये 16 का और 12 का। और इसकी टोटल आरसीसी की हाइट कितनी है, मतलब कंक्रीटिंग के बाद कितनी है, 500। ठीक है, तो अभी मैं दिखाऊंगा कि मतलब ये हाइट कैसे निकालेंगे, ये कैसे लेते हैं और ये कैसे लेते हैं। ठीक है, पहले तो मतलब ये तो हम लेट कर लेंगे कि हमारी मतलब जितनी उसकी विड्थ होगी मैश की, ये मेरी है 2500 mm। ठीक है, तो मैंने उसी हिसाब से ले लिया 300, टिपिकल हमें दिया गया है। मैंने हमें इसी हाइट निकालना नहीं चाहिए, मतलब हाइट कितनी आएगी चेयर की, तो वो मैं आपको बताता हूँ हाइट कितनी आएगी, कैसे निकालते हैं हम उसकी। ये है हमारी वॉल की थिकनेस कितनी है, 500। ठीक है, ये आ गया 500। मतलब अब मेरा क्या है, कवर, मतलब उसमें से, क्योंकि ये जो हमें फुटिंग में कवर दिया गया है वो कितना माइनस करना है, 75 अप और 75 नीचे से। तो वो हो गया माइनस कवर माइनस डाया बार, मतलब बार के बीच चेयर आएगी उनका डाया 16 mm और 12 mm ऊपर से। ये हो गया 16 mm और 12 mm नीचे से, ये माइनस हो गया। ठीक है, और जो मतलब जो उसको प्लस माइनस करके वो आएगी, जो वो हमारी हाइट हो जाएगी कि कितने हाइट की चेयर बनेगी। ठीक है, हाइट इधर से निकल गई हमारी। अब इसकी कटिंग लेंथ कैसे निकालेंगे, मतलब हमारी वैल्यू आई 249। ठीक है, हाइट उसकी हाइट आ गई 249 और ये 500, इधर भी 249, 300। मतलब टोटल लेंथ को कैलकुलेट करके माइनस बेंड करके हमारा चेयर की कटिंग लेंथ आएगी। चेयर की कटिंग लेंथ आ गई, उससे हम चेयर बना लेंगे। अब दूसरा है हमारा स्पेसिंग बार। मतलब स्पेसिंग बार हम कहाँ प्रोवाइड करते हैं, लगा लो ये मेरी वर्टिकल वो है, वर्टिकल सरिया है। ठीक है, ये हॉरिजेंटल सरिया है, मतलब दो मेरी उधर वर्टिकल वो है आरसीसी वाल है, वहां ये मैश आ गई। ठीक है, अब दोनों की मतलब पर्दी मेरी है 800 mm की, तो 800 mm की है, तो मतलब इनको दोनों को दूर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, स्पेसर। आगे मैंने इसकी वीडियो दिखाई है कैसे होता है स्पेसर, कैसा होता है वो मैंने आगे दिखाया हुआ है। ठीक है, इसकी कटिंग लेंथ कैसे निकालेंगे हम, मेरी जो वर्टिकल स्टील है और मतलब जो मेरी कंप्लीट आरसीसी बाल की थिकनेस कितनी है, 800 mm। ठीक है, 800 mm ये आ गया, माइनस उसमें मैं कवर करूंगा और जो मेरा वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्टील होगा वो करूंगा। तो मेरा जो मतलब कटिंग आएगा उसका मतलब बीच में कितना स्पेसर की थिकनेस आएगी वो निकल जाएगा। ठीक है, अभी देखो जैसे ये है मेरा
800 की मेरी आरसीसी वॉल आ गई, माइनस उसका जो 75 mm कवर हो गया, माइनस 2 डाया मतलब 2 सरिया, ये वाला माइनस हो गया, मतलब अभी हॉरिजेंटल आ गया, ये वाला। तो ये मतलब सब मेरा वैल्यू डाल के माइनस करके जो आएगा 586, मतलब मैंने वहाँ ये मेरा 16 mm का सरिया है, ये मेरा 12 mm का, मैंने ऐसे वैल्यू डाल के जैसे 2 इंटू डाया 16, 2 इंटू हॉरिजेंटल का 12, मतलब ये वैल्यू डाल के मेरी कितनी आई 586 mm। तो मेरे को उसकी मतलब थिकनेस मिल गई, कितना मतलब ये कितना लंबा आएगा ये मिल गया। ये मेरा स्टैंडर्ड मैंने डेवलपमेंट लेंथ ले ली है उसकी 400 mm, 400 mm, ये आप कोई भी ले सकते हो, 300 200 जैसे हिसाब से आपकी वॉल है, ठीक है। अब इसकी कटिंग लेंथ कैसे निकालेंगे, मतलब जितनी टोटल मेरी लेंथ आएगी 400 प्लस 586 प्लस 400 माइनस बैंड, तो मेरी जो टोटल आएगी उसमें से बैंड माइनस करके मेरी कितनी आएगी, ये मैंने 20 mm डाया का यूज किया तो ये माइनस करके मेरा कितना है 1346। जब हम जो मेन बार डालते हैं स्लैब में, मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार में एक दिक्कत का सब साइट इंजीनियर को आता ही होगा कि उसमें कैसे हम मतलब बेंटअप, जब नए आप साइट पे जाओगे तो आपको वो समझने में थोड़ा दिक्कत होगा कि कैसे क्रैंक बार तोड़ते हैं और जो बेंटअप बार रहेगा मेन बार वो कहाँ से कहाँ जाएगा। तो वही आज का वीडियो में मैं क्लियर करूँगा आपको। तो मैं आपको इसका ड्राइंग दिखाता हूँ, उसकी हेल्प से आपको समझ आएगा कि कैसे हम इसको प्रोवाइड करते हैं। पहले आप देख लो जो हमारा स्पेसिंग मेंशन होता है वैसे हम पहले स्लैब पे स्पेसिंग मार देते हैं, जैसे ये सामने देख रहे हो। और इसमें होगा क्या, इसमें क्या दिया है, अल्टरनेट बेंटअप हमारा रहेगा। ये 100 का सेंटर चल रहा है, लेकिन 100 के सेंटर में क्या करना होता है, एक मेन बार बीम के नीचे से निकल जाएगा, जैसे आप सामने देख रहे हो। पहले 100 का सेंटर है दोनों में, ठीक है। बेंटअप में एक मेन बार ऐसे जाएगा डायरेक्ट, एक बेंटअप होके जाएगा। तो पहले स्पेसिंग बराबर हमने मार देना है 100 का, जैसे आपने मार्किंग देखा। फिर ये सामने आप जो स्टील देखो जा रहा है, तो इसमें क्या किया जा रहा है, जो बिना बेंटअप के है वो बीम के नीचे से जाएगा, जैसे आप सामने देख रहे हो। लेकिन जो बेंटअप वाला सरिया रहता है वो बीम के ऊपर से जाता है। ये हमेशा गलती की जाती है सिविल इंजीनियर की तरफ से कि दोनों मतलब ये डालने में दिक्कत होती है। ऐसे तो कॉन्ट्रैक्टर कर देगा, लेकिन साइट इंजीनियर को इस चीज़ को समझने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है एज ए फ्रेशर। तो ये मैं आपको क्लियर कर दिया। स्पेसिंग आपको जो मेंशन होगी मेन बार की पहले वो डाल देनी है। फिर उसमें आपका एक बार होगा बिना बेंटअप वाला, वो बीम के अंदर से जाएगा और बेंटअप वाला ऊपर से जाएगा। और देख रहे हो आप सामने लैप बराबर आपका पहले ही फिक्स कर देना है, उसके बाद बेंटअप वगैरह तोड़ा जाएगा। और बेंटअप में हमारा एक्स्ट्रा लेंथ जोड़ी जाती है 0.42 D के हिसाब से। ये पहला टॉपिक हो गया, आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कल इसकी मैं ड्राइंग से समझाऊंगा तो और आइडिया और लग जाएगा आपको कि कैसे हम मेन बार प्रोवाइड करते हैं, स्पेसिंग कैसे देखते हैं, ड्राइंग रीडिंग कैसे करते हैं। दूसरा टॉपिक जो है हमारा वो है हमारा जो स्टाफ रहता है, ऑटो लेवल स्टाफ, उसके जो लीस्ट काउंट होता है वो कितना होता है 5 mm। ये इंटरव्यू में क्वेश्चन आता है। और इसकी मैक्सिमम लेंथ कितनी होती है, 4 मीटर का आता है एल्युमिनियम का फोल्डेड, जो आप सामने देख रहे हो। और इसमें कैसे 100 की स्पेसिंग होती है, 100 mm, 200 mm, 300 mm। और जो गैप होता है वो 5 mm का इसमें रहता है। तभी हमारा लीस्ट काउंट कितना आता है, हमेशा 5 mm आता है। अगर हम इसको पढ़ें तो 10 सेंटीमीटर जहाँ लिखा है ये 100 mm हो गया। इसके ऊपर वाला जो बैंड है ब्लैक कलर का वो 10 mm का सब बैंड होगा। तो इस तरीके से हम इसको समझते हैं। नेक्स्ट चीज़ जो आपको समझने वाली चीज़ है वो क्या है कि ऑटो लेवल को जब हम सेट करना होता है तो उसको प्रॉपर वे से हम कैसे सेट कर सकते हैं। तो ये एक टिप्स है, क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाता है जो फ्रेशर्स रहते हैं। तो आपको क्या करना है, पहले जो आपका ट्राइपॉड स्टैंड होगा उसको अच्छे से पहले सेट कर लेना है पूरा, कि उसमें थोड़ा मतलब अंदाजे से आपका लेवल हो जाए एक बार, कि जैसे हम सामने कर रहे हैं एक बार हमारा अंदाजे से स्क्रू ऊपर नीचे करके उसको लेवल कर दिया। फिर उसके बाद जो हमारा ऑटो लेवल होगा, मशीन होगी, उसको जब हम ऊपर रखेंगे तो वो थोड़ा बहुत लेवल अपने आप हो चुका होगा। जब एक बार वो लेवल हो जाए उसके बाद नेक्स्ट आपको क्या स्टेप रहता है, आपको उसका जो नीचे का स्क्रू होता है उसको टाइट कर देना है। जैसे आपने उसको टाइट कर दिया, फिर इसमें एक टिप्स क्या है, ऐसे नहीं तो एक स्क्रू को आगे पीछे करोगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसमें क्या करना होता है, जो आपका बबल होता है ऑटो लेवल का, उसको 2 स्क्रू की हेल्प से आपको क्या करना है, बीच सेंटर में लाना है। मतलब जैसे मैं दिखा देता हूँ कैसे आप करोगे, 1 मिनट में आपको दिखा देता हूँ। ये हमारा नीचे से स्क्रू टाइट हो गया। फिर आपको क्या करना है, 2 स्क्रू होंगे उनको अपोजिट डायरेक्शन में आपको घुमाना है। ये हम घुमा रहे हैं, जो अपोजिट डायरेक्शन में आप घुमाओगे और उसकी हेल्प से हमें जो ऊपर का बबल है वो जैसे दोनों स्क्रू के सेंटर में आ जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो
ये हमारा साइड पे है। अभी हम क्या करेंगे, दोनों स्क्रू को अपोजिट डायरेक्शन में घुमाएंगे। मैं आपको घुमा के दिखा देता हूँ। ये देखो, ये हमने अपोजिट डायरेक्शन में घुमा रहे हैं, तो वो उसकी हेल्प से क्या होगा, वो बबल हिलेगा और इन दोनों स्क्रू के सेंटर में आपको बबल को लेके आएगा। फिर सामने वाला स्क्रू होगा, जैसे आप सामने देख रहे हो, उसकी हेल्प से बबल जल्दी सेंटर आ जाएगा। मतलब विद इन मिनट 30 सेकेंड में आप ये ऑटो लेवल सेट कर सकते हो। आपके पास क्या स्किल्स होंगी तो आपको जॉब मिलेगी, और गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहिए या प्राइवेट जॉब में जाना चाहिए, ये चीज़ें कि क्या क्या स्किल्स आपको चाहिए फील्ड पे। सबसे पहली जो स्किल एज ए सिविल इंजीनियर आपको आनी चाहिए वो है बार बेंडिंग शेड्यूल। बार बेंडिंग शेड्यूल मैं बेसिक से बात कर रहा हूँ, बेसिक से ऊपर जाएंगे हम। बार बेंडिंग शेड्यूल एक ऐसी चीज़ है जो हर एक साइड पे यूज़ होती है। अगर हम बात करें टनलिंग की, बिल्डिंग की या रोड की, तो उसमें आपको बार बेंडिंग शेड्यूल आनी चाहिए। जिनको पता है नहीं है कि बीबीएस क्या होती है, बीबीएस हो गई जो हमारी ड्राइंग पे मेंशन किया जाता है। मतलब उसमें मेंशन होगा कि आपके बीम में कितना स्टील आएगा, कॉलम में कितना स्टील आएगा, स्लैब में कितना स्टील आएगा। तो उसको मतलब एक हम बोलें एक पूरी उसकी प्रैक्टिकली उसको बनाना पड़ता है हमें कि कितनी हमें डेवलपमेंट लेंथ रहेगी, कितनी उसी कटिंग रहेगी, कितना वो एलोंगेशन होगा, उसमें कितना बेंड होगा। मतलब पूरा एक चार्ट जैसा बनाएंगे हम, वो डिटेल हम देंगे कॉन्ट्रैक्टर को, वो उसी बेसिस पे कटिंग करेगा, उसी हिसाब से वहाँ कॉलम बीम में सरिया डाला जाता है। जैसे आप सामने बीम वगैरह देख रहे हो, ये पहले इसका बार बेंडिंग शेड्यूल किया जाएगा, उसके बाद ये कॉन्ट्रैक्टर वगैरह उसमें काम करते हैं। ये पहली टिप्स हो गई कि आपको बार बेंडिंग शेड्यूल आना चाहिए। अगर आपके रिज्यूम पे या सीवी पे बार बेंडिंग शेड्यूल लिखा है कि आपको ये स्किल आती है अच्छे से, आप एक्सेल में उसको बना सकते हो, तो आपकी सिलेक्शन की थोड़े चांसेस 10% चांसेस बार बेंडिंग शेड्यूल बना देता है। दूसरी स्किल जो बनती है हमारी वो है ऑटोकैड। आपको ऑटोकैड आना चाहिए। उसका ये नहीं बोलता कि 3D एनिमेशन यूज़ पड़ेगा, नहीं, 2D अगर आपको आता है उसको एग्जीक्यूट करना आता है। क्योंकि जो ड्राइंग्स आती हैं, अगर हम सीडी की बात करें, सीडी की ड्राइंग आएगी तो वो आपको ऑटोकैड पे एज ए सीडी बना के पूरा परफेक्ट आना चाहिए कि कैसे हम सीडी बनाएंगे, कितना उस पर राइजर आएगा, ट्रेड आएगा, वो बनाना आना चाहिए। मतलब उसमें आपको ऑटोकैड से ड्राइंग रीडिंग आना चाहिए। क्योंकि जो ड्राइंग्स आजकल आ रही हैं वो ऑटोकैड पे आती हैं, तो उसकी थोड़ी बहुत आपको स्किल्स होनी चाहिए, उसकी कमांड्स थोड़ी बहुत आपको आनी चाहिए, तो आपका अच्छे चांसेस हो जाते हैं। अगर दूसरी चीज़ अगर आप स्किल ऐड करते हो ऑटोकैड अपने रिज्यूम पे, तो 10% उससे आपके चांसेस बन जाएंगे। ये हो गया। तीसरी चीज़ होती है क्वांटिटी सर्वे। मतलब आपको पता होना चाहिए कि कितनी डिमांड हम मंगवाएंगे। क्योंकि कोई भी कंस्ट्रक्शन हो रही है उसकी अगर हम शटरिंग की बात करें, सबसे पहले शटरिंग का वर्क रहेगा। तो शटरिंग वर्क में आपको कितनी शटरिंग चाहिए, एमएस प्लेट कितनी चाहिए, प्लाई कितनी चाहिए, राफ्टर कितने चाहिए, शिकंजा कितने चाहिए, स्पान कितने चाहिए, तो आपको एक रफ एस्टीमेट आपके पास होना ही चाहिए। तो उसी बेसिस पे आप डिमांड कर सकते हो कि हमें ये चीज़ें इतनी इसमें चाहिए। तो क्वांटिटी सर्वे भी काफ़ी अच्छा प्ले रोल करता है। अगर आपके सीवी या रिज्यूम पे वो लिखा रहेगा तो आपके जॉब के चांसेस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए। अगली स्किल अगर मैं बात करता हूँ, बेसिक स्किल्स की हम बात कर रहे हैं, तो अगली स्किल्स आपके जो आईएस कोड होते हैं, जो भी कोड है या स्पेसिफिकेशंस है, आईएस कोड का आपको नॉलेज होना चाहिए। किस किस का आईएस कोड आपको पता होना चाहिए। जो स्टील का आईएस कोड हो गया, हमारा सॉइल का आईएस कोड हो गया, कंक्रीट का आईएस कोड हो गया, आईएस 456 तो पूरा आपके दिमाग में बसा ही होना चाहिए। वो काफ़ी ज़्यादा रोल अदा करता है। ये जो आईएस कोड की मैं बात कर रहा हूँ, आपको आईएस कोड अवेलेबल हो जाएंगे हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है civilsitevisit.com पे। वहाँ पे ये सब आईएस कोड मैंने डाले हैं जो एक सिविल इंजीनियर को नीड पड़ती है। आप फ्री में डाउनलोड करके उसको रीड कर सकते हो। ये नहीं है कि पूरा पढ़ना है, जो बेसिक चीज़ें होंगी उसमें कंक्रीट के टेस्ट हो गए, सॉइल के टेस्ट हो गए, जो सीमेंट के टेस्ट हो गए, ब्रिक के टेस्ट हो गए, ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। मतलब ये टेस्ट उसमें आपको सब पता होने चाहिए, तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। आप उसमें लिखोगे कि मेरे को जो QA QC का है, क्वालिटी अश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल का नॉलेज है, वो नॉलेज कैसे आएगा, आपको आईएस कोड होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि ब्रिक में आपको क्या चेक करना है, कंक्रीट में आपको क्या चेक करना है। चेकलिस्ट जो होती हैं तो वो कहाँ से निकल के आती हैं, आईएस कोड के हिसाब से। जो भी वर्क इंडिया में होता है अकॉर्डिंग ACI या आईएस कोड के हिसाब से हो रहा है, तो वो आपको नॉलेज होना चाहिए कि हम किसी भी चीज़ का टेस्ट कैसे करते हैं, उसको चेक कैसे करते हैं, वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए।
तो अगर ये चीज़ आपके रिज्यूम में पड़ी रहेगी, लिखी रहेगी कि आपको चेकलिस्ट आता है, आपको एज ए साइट इंजीनियर एग्जीक्यूट करना आता है सब चीज़ें। और साइट इंजीनियर का क्या काम होता है? साइट इंजीनियर का बेसिकली जो काम रहता है वो ड्राइंग के हिसाब से एग्जीक्यूट करवाना रहता है साइट पे, कि ड्राइंग के हिसाब से काम हो रहा है और उसको चेकिंग करना। जैसे ड्राइंग के हिसाब से काम हो गया, फिर बात आती है आईएस कोड, इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जो स्लम्प बराबर आ रहा है, कंक्रीट यूज़ किया जा रहा है उसका स्लम्प बराबर है, जो क्यूब टेस्ट किया जा रहा है उसका जो स्ट्रेंथ M30 का अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो M30 हमें स्ट्रेंथ मिल रही है नहीं मिल रही है, तो क्यूरिंग प्रॉपर हो रही है, डी शटरिंग प्रॉपर टाइम पे की जा रही है। तो ये एक साइट इंजीनियर का काम होता है। ये हम कहाँ से चीज़ें अच्छे से सीख सकते हैं और एग्जीक्यूट कर सकते हैं, वो है हमारे आईएस कोड्स। तो आपको आईएस कोड का नॉलेज होना चाहिए। फिर अगली चीज़ के अगर हम बढ़ते हैं वो है हमारी एस्टिमेशन। आपको प्रॉपर से एस्टिमेशन आना चाहिए, किसी चीज़ का भी एस्टिमेट करना है। अगर हम कंक्रीट की क्वांटिटी निकालने पे ही जाएं कि बीम में हमारा अगर हमारे आज 10 बीम की कंक्रीटिंग होने वाली है तो उसकी आपको कॉस्ट एस्टिमेट या उसकी क्वांटिटी, जैसे क्वांटिटी सर्वे का ये टॉपिक हो गया, वॉल्यूम निकालना, कंक्रीट की क्वांटिटी निकालना, तो एस्टिमेशन भी आपको हमेशा आना ही आना चाहिए। फिर बात आता है कि वेस्टेज को कैसे डिक्रीज़ करेंगे, वो हमारा कवर किस में हो जाएगा? बार बेंडिंग शेड्यूल में। आपको 2 से 3% वेस्टेज करनी होती है। कोई भी स्टील है उसमें 2 से 3% ही आपकी वेस्टेज निकलनी चाहिए। मतलब अगर हम 10 टन सरिया यूज़ कर रहे हैं तो उसमें 3% उसका वेस्टेज निकलनी चाहिए, बाकी सरिया सब कंज्यूम होना चाहिए। कंक्रीट ज़्यादा वेस्टिंग नहीं होनी, प्रॉपर आपको क्वांटिटी निकालना आनी चाहिए कि प्रॉपर जो कंक्रीट आप साइड पे मंगवाओ वो प्रॉपर कंज्यूम हो जाए, वेस्टेज ना हो, क्योंकि यही चीज़ जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट इंक्रीज़ कर सकती हैं। और एज ए सिविल इंजीनियर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है? ये नहीं है कि ड्राइंग के हिसाब से काम करवा दिया तो हो गया। आपको देखने की कहाँ आप खर्चा कम कर सकते हो, कहाँ 3 लेबर का जहाँ काम है 2 लेबर से वो काम निपटा सको जितनी जल्दी। तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। बाकी ये रिज्यूम पे तो आप नहीं डाल सकते, लेकिन आप ये क्वांटिटी लिख सकते हो, अपनी लिख सकते हो स्किल की, मैं अच्छे से प्लानिंग और मैनेजमेंट करके कॉस्ट डिक्रीज़ कर सकता हूँ। ये चीज़ भी रिज्यूम पे हो तो काफ़ी चीज़ अच्छी होती है। ये हो गई कुछ चीज़ें। अभी आगे जो हम बढ़ते हैं वो क्या आपको होना चाहिए, मतलब जो हम क्वांटिटी निकालते हैं, ये एज ए साइट इंजीनियर आपको मैं बता रहा हूँ कि आपको ये सब चीज़ें आनी चाहिए। एरिया कैसे, स्क्वायर फीट, कन्वर्जन से होती हैं, कन्वर्जन कैसे करनी है, वो सब चीज़ें अगर आपको आती हों तो आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी साइट पे जाके। और हमें काफ़ी कमेंट आ रहे थे, सर हम कितनी, आपने जो भी जॉब डाली उसमें हमने अप्लाई किया, हमें जॉब नहीं मिल रही। देखो अभी जॉब्स काफ़ी ज़्यादा कम है और सिविल इंजीनियर काफ़ी ज़्यादा, तो कंपनी की डिमांड्स काफ़ी ज़्यादा हैं, वो कम सैलरी में अच्छा कुछ चाहते हैं। तो उस चक्कर में क्या होता है, 10 अगर उसमें अप्लाई करेंगे, उसमें एक में जो सबसे ज़्यादा स्किल्स होंगी उसी को वो लेंगे। तो वही चीज़ें आपको अपने रिज्यूम या सीवी पे स्किल्स बढ़ानी है। जितने सॉफ्टवेयर सीखोगे उतना अच्छा है। प्रिमवीरा प्लानिंग के लिए अगर प्रिमवीरा सीखते हो तो इस समय काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। बाकी काफ़ी बच्चों को उसके बारे में नहीं पता है, लेकिन अगर आप सीखते हो तो आपकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। स्टैड प्रो हो गया, रिबिट हो गया, ई टैब हो गया, ये सॉफ्टवेयर्स भी काफ़ी हेल्प करेंगे आपको ग्रो करने में। और बाकी जॉब की बात रहे, काफ़ी ज़्यादा जॉब्स आ रही हैं अभी और आने वाली हैं। बस जो क्वेश्चन पूछ रहे थे कि सर प्राइवेट सेक्टर में या गवर्नमेंट सेक्टर में जाए, तो दोनों अच्छे हैं। अगर आपको PSU वगैरह में मौका मिल जाता है, मिनी रत्ना में मौका मिल जाता है, तो प्राइवेट सेक्टर भी काफ़ी अच्छे है। बाकी गवर्नमेंट जॉब में अच्छा है, सैलरी भी अच्छी है और ग्रोथ भी अच्छी है और काम भी कुछ ज़्यादा नहीं रहता है। लेकिन अगर प्राइवेट सेक्टर में आप जाते हो किसी बिल्डर या कॉन्ट्रैक्टर के पास, तो 10 से 12 घंटे की शिफ्ट रहेगी, तो काफ़ी ज़्यादा वर्कलोड हो जाता है उसमें, उसको लेके आपको चलना पड़ेगा। लेकिन अगर मिल जाता है, जैसे भी, इस समय आपको सैलरी को नहीं देखना है, इस समय आपको देखना है नॉलेज गेन करके इस इंडस्ट्री में घुसने का। जैसे ही आप घुस जाओगे, मेहनत करोगे, तो कई सालों में आप लाखों में कमाना स्टार्ट कर दोगे। तो यही चीज़ है। तो आज का वीडियो इसी पे था हमारा कि आपको क्या स्किल्स होनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें हैं। ऐसी वीडियोस बीच बीच में मैं लाता रहूँगा इसी चैनल पे।